नमस्कार, मैं शुभंकर नंदी आप सभी का स्वागत करता हूं रामकृष्ण मिशन आईटीआई यूट्यूब पेज पे। आज मैं आप लोगों को रेट्रोफिटिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो ये रेट्रोफिटिंग जो है ये हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फील्ड के एक टॉपिक है। तो रेट्रोफिटिंग क्या है आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेट्रोफिटिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी पुराना रेफ्रिजरेटर है और उस पुराना रेफ्रिजरेटर को डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है, उस डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर को आप किसी और रेफ्रिजरेंट से जो है एक्सचेंज करना चाहते हैं रेफ्रिजरेंट से। अब इसको पहले जैसे मान लीजिए आपके जो डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है उसमें सीएफसी रेफ्रिजरेंट था जैसे R12, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे दूसरा एक गैस से, इसको रिप्लेस करेंगे। ये सीएफसी रेफ्रिजरेटर उसको आप हो सकता है तो R134A भी डाल सकते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन से भी जो है गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। फिर से मैं बोलता हूँ, आपके पास अगर कोई डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है जिसमें सीएफसी फील्ड रेफ्रिजरेंट था, उसको आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं या फिर उसको ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट विथ अनदर रेफ्रिजरेंट ऑफ एचएफसी ग्रुप और हाइड्रोकार्बन ग्रुप। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग, ठीक है। तो रेट्रोफिटिंग करने समय हम क्या क्या करते हैं जनरली, मैं आज रेट्रोफिटिंग दो टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा, दो रेफ्रिजरेंट लेके। एक है HFC 134A और एक है हाइड्रोकार्बन लेके। तो आइए पहले हम लोग HFC 134A लेके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है और आप चाहते हैं कि CFC जैसे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक CFC को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। रिप्लेस करके आप HFC 134A डालना चाहते हैं, तो उस समय जो रेट्रोफिटिंग करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे, वो क्या क्या करना पड़ेगा। जो एडवाइजेबल है उस समय हमें उस रेफ्रिजरेटर का जो कंपोनेंट्स है मैक्सिमम हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा, फिर कैपिलरी चेंज करना पड़ेगा, कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा, इवापोरेटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ जो थंब रूल है वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। जब हम इसको कंडेंसर को रिप्लेस करेंगे तो कंडेंसर जो है जितना लगा हुआ है उसमें कंडेंसर, उससे 20% एक्स्ट्रा लार्ज होगा, ठीक है। अगर व्हाट माय पॉइंट नहीं है तो देखो, जैसे 5 मीटर का अगर कंडेंसर साइज है, कंडेंसर में कॉपर ट्यूब का साइज अगर 5 मीटर है तो इसका 20% बढ़ा के हमें लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 मीटर और बढ़ जाएगा, तो फिर टोटल 6 मीटर का जो कॉपर पाइप लेंथ होगा वो हो जाएगा कंडेंसर, ठीक है। तो ये है 20% एक्स्ट्रा लार्ज लगाना पड़ेगा कंडेंसर लेंथ। सेम जो कैपिलरी साइज होगा वो भी 20% एक्स्ट्रा लार्ज हमें लगाना पड़ेगा। कब? जब CFC से HFC में हम ट्रांसफर करेंगे इसको, रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। और कुछ कुछ जो प्रोसेस है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कंडेंसर को वहां से ट्यूब कटर से कटिंग करके डिचार्ज करेंगे उस सिस्टम से, उसी समय हमें उस जो ओपनिंग है उसको बंद करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है घुस जाएगा, ठीक है। और जब कंडेंसर कंप्रेसर को भी अलग करेंगे और नया कंप्रेसर जब लगाएंगे, ध्यान रखना होगा जो नया कंप्रेसर है उसका सारे ओपनिंग जो है सील होना चाहिए। क्योंकि क्यों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि जो नया कंप्रेसर लगाएंगे उसमें और जो CFC फील्ड था उसमें जो मेन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो चेंज है। CFC में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल था वो था मिनरल ऑयल, लेकिन जब हम HFC 134A से उसको रिप्लेस करेंगे तब HFC 134A के साथ जो कंपेटेबल ऑयल है वो है POE या फिर PAG। POE का मतलब फुल फॉर्म है पॉली ऑलेस्टर ऑयल और PAG का फुल फॉर्म है पॉली एल्कलाइन ग्लाइकॉल। ये दो तेल हो सकता है और दोनों तेल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये दोनों तेल का एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से जब हम नया कंप्रेसर लगा रहे हैं उसका जो ओपनिंग है वो सील होना चाहिए, मतलब उससे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसमें नहीं जाना चाहिए।
अगर आप लोग जानते हैं जैसे सिस्टम में अगर मॉइस्चर आ जाता है तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है उसमें, सिस्टम में चालू होने समय। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए उसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे। कंप्रेसर को करने के बाद कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, जो कैपिलरी है, इवापोरेटर, सब कुछ लगाने के बाद उस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, इवैक्यूएट करने से पहले हमें इसको प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं जैसे नाइट्रोजन डाल के, गैस डाल के हम प्रेशर टेस्ट करते हैं। जब प्रेशर टेस्ट ओके हो जाएगा सारे सिस्टम, तब हम क्या करेंगे, उसको इवैक्यूएट करेंगे। तो इवैक्यूएट करने समय भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप लगा के ही हमें इवैक्यूएट करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा के उसको इवैक्यूएट करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, उसमें 100% इवैक्यूएशन नहीं होता है, वैक्यूम लेवल अचीव नहीं होता है। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ 2 स्टेज वैक्यूम पंप ही लगा के हमेशा इवैक्यूएट करें, और इवैक्यूएट करने समय उसको 5 माइक्रोन तक उसको वैक्यूम लेवल को मेंटेन करे रखें। उसके बाद अगर वैक्यूम लेवल मेरा टिक जाता है, सही होता है, नॉट ब्रेक होता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, HFC 134A जो है उसमें चार्ज में करूँगा। ठीक है, चार्जिंग करने के बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा सक्शन प्रेशर जो है, बैक प्रेशर जो है वो 14 to 20 PSI रखना पड़ेगा, और डिस्चार्ज प्रेशर रखना पड़ेगा 20 PSI। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। और जो सावधानता हमें देखना होगा, जो टूल्स में यूज करूंगा, चाहे होस पाइप हो या फिर चार्जिंग मनीफोल्ड हो, ठीक है, सब कुछ मेरा HFC के लिए अलग होना पड़ेगा। जब मैं कटिंग करके सब कुछ निकाल लिया, उसके बाद वैक्यूम स्टेशन, फिर रोटरी वैक्यूम पंप, मैनिफोल्ड, होस पाइप, सब कुछ मेरा अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज दोनों गैस क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। उससे सिस्टम में अगर गैस चार्ज करने के बाद गैस का प्रॉपर्टी सही से बरकरार नहीं रहेगा। इस कारण से 134A के लिए अलग सारे टूल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जितना बताया, कंडेंसर 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए, कैपिलरी भी 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब CFC से HFC में डालूंगा रेफ्रिजरेंट, तो कितना डालूंगा मैं? तो ये भी थंब रूल है, 95% ऑफ CFC चार्ज। मतलब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसमें CFC था 200 ग्राम, ठीक है, अब क्या बोला है, 95% ऑफ CFC चार्ज। तो 200 ग्राम का जो 95% होता है वो होता है 190 ग्राम। तो मैं जो उसको माइग्रेट करने के बाद जब HFC 134A डालूंगा, वो फिर 190 ग्राम डालना पड़ेगा, अगर मैं बाई वेट उसमें रेफ्रिजरेंट डालता हूं तो। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है 95% ऑफ CFC चार्ज। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया NCVT में कि CFC टू HFC जब हम रेट्रोफिट करेंगे तो रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए 95% ऑफ CFC चार्ज। तो ये सारे कुछ स्टेप्स है जब हम रेट्रोफिटिंग करेंगे CFC टू HFC में। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट समझते हैं CFC टू HC। HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोग जानते हैं R600, R290, ये जो है हाइड्रोकार्बन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट है। तो CFC टू हाइड्रोकार्बन करना बहुत आसान है। हाँ, इससे पहले एक और चीज बता देता हूं, जब मैं CFC टू HFC करता हूं तो एक्चुअली ये प्रोसेस एडवाइजेबल नहीं है। क्यों एडवाइजेबल नहीं है? क्योंकि इसमें काफी सारा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसमें सारे जो पार्ट्स को रिप्लेस करना, नया पार्ट डालना, इस कारण से इसका जो है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। इस कारण से ये एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन आपको अगर जरूरी में करना ही पड़ा तो जो जो स्टेप मैंने बताया वो फॉलो करें और उसको CFC से HFC में ट्रांसफर करें। फिर नेक्स्ट है CFC टू HC। तो CFC टू HC करने में बहुत सारा आसानी होता है, क्योंकि CFC से जब हम HFC करेंगे तो कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, ये सारी चीज बदलने का जरूरत नहीं है। इसको हम अच्छी तरह अगर इवैक्यूएट करेंगे, वैक्यूम करेंगे, फ्लशिंग करेंगे तो ही काम बन जाता है। जो कंप्रेसर में CFC में मिनरल ऑयल यूज होता है, हाइड्रोकार्बन में भी कंप्रेसर में लुब्रिकेटिंग ऑयल, मिनरल ऑयल यूज होता है। तो इस कारण से यहाँ पर कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, तो जब हम रेट्रोफिटिंग करेंगे CFC टू HC में
तो हमको क्या करने का, पहले नाइट्रोजन डाल के उसको फ्लशिंग करना पड़ेगा, प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर इवैक्यूएट करना पड़ेगा अच्छी तरह। इवैक्यूएट करने के बाद जब वैक्यूम लेवल अचीव हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन जो है रेफ्रिजरेंट वो धीरे धीरे चार्ज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चार्ज करने का जो प्रोसेस है, हाइड्रोकार्बन चार्ज करने समय बोतल को जो है, जो रेफ्रिजरेंट कैन है, उसको हल्का सा टिल्ट करके उसको बहुत स्लो हमें उसमें चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, पार्जिंग अलाउ नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गैस डाल दिए फिर उसको पार्ज करके निकाल लिए, नहीं होगा। इसमें एक बार में आपको डालना होगा, बहुत धीरे धीरे स्लोली डालना पड़ता है, और 0 to 5 psi के अंदर ही हमें इसका जो बैक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट चार्ज करने समय हमें कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, जैसे थर्मोस्टेट हो गया, डोर स्विच, डोर बल्ब, फिर क्या रिले हो गया, OLP हो गया, ये सारी चीज़ सील्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर सील नहीं है तो मत लगाइए, उसको सील करिए अच्छी तरह, इंसुलेटिंग टेप से सील करिए फिर लगाइए, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि CFC से HFC या फिर HC में ट्रांसफर क्यों करेंगे। एक्चुअली CFC जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से धीरे धीरे क्या हुआ, CFC जो है मार्केट से पूरा रिप्लेस हो गया। अब HFC और हाइड्रोकार्बन चल रहा है। अब HFC भी धीरे धीरे फेज आउट होगा और हाइड्रोकार्बन से चलेगा, या फिर फ्यूचर में अगर कोई अच्छा रेफ्रिजरेंट आता है तो उसमें चलेगा। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन रिगार्डिंग रेट्रोफिटिंग प्रोसेस। तो रेट्रोफिटिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सारे जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स मैंने बताया बस इतना ही आप अगर ध्यान में रखेंगे तो एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन आएगा वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगता है आपको लाइक शेयर और ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।